हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, लाइफ प्रोसेस। इसके पहले मैंने केमिस्ट्री का 5वें चैप्टर और फिजिक्स के 4 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो पहले जाके देख लो। बायो में मैं पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने वाला हूँ और ये चैप्टर 3 पार्ट में होंगे। अगर आपको डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर मुझसे आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। सेकंड लेक्चर है ये। अगर इसके पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देख लो। कुछ डाउट हो तो मुझे बताओ, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में क्या न्यूट्रिशन होता है, कैसे उसका डाइजेशन होता है, कौन कौन से एंजाइम्स, कौन कौन से ग्लैंड्स यहाँ पे काम करते हैं, वो सारा हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप अपनी बुक निकाल लो, पेंसिल निकाल लो, जो भी चीज़ें मैं अंडरलाइन करने के लिए बोलूँगा उसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। क्या दिया इसमें, द एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस, ठीक है। तो जो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनल है वो माउथ से लेके एनस तक एक्सटेंड है, ठीक है। वी कैन सी डेट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। अब यहाँ पे पूरे एलिमेंट्री कैनल के अलग अलग पार्ट्स हैं। क्या है, वेरियस रीजन्स है आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग रीजन है जो अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइड करेंगे। व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इट एंटर्स आवर बॉडी। अब फूड हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है थ्रू द माउथ, तो फिर उसके साथ क्या क्या होता है, किस तरह से डाइजेशन स्टार्ट होता है, वो हमें देखना है यहाँ पे। वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हियर। एक छोटी सी एक्टिविटी है, क्या दिया है, टेक 1 ml ऑफ स्टार्च सोल्यूशन 1% इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। हमें क्या लेना है, स्टार्च सोल्यूशन लेना है 2 टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद पहले वाले टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है, सलाइवा मिक्स कर लेना है, सिर्फ पहले वाले में, ठीक है। और उसको 20-30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अब पहले वाले टेस्ट ट्यूब में, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डाल देना है। टेस्ट ट्यूब ए में भी जिसमें सलाइवा था और स्टार्च सॉल्यूशन था, और टेस्ट ट्यूब बी में सिर्फ स्टार्च सॉल्यूशन था, दोनों में आयोडीन सॉल्यूशन डाल देना है। तो इसमें क्या होने वाला है, तो कलर चेंज इन टेस्ट ट्यूब बी, सिर्फ आपको बी में कलर चेंज देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि एडिशन ऑफ आयोडीन विल गिव ए पर्पल ब्लू कलर। दिस कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन टेस्ट ट्यूब बी। तो हमें पर्पल ब्लू कलर देखने को मिलेगा सिर्फ टेस्ट ट्यूब बी में। क्यों, क्योंकि वो कलर जो चेंज हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन टेस्ट ट्यूब बी। तो फिर ए में क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि ए में जो स्टार्च था उसको डाइजेस्ट कर देता है हमारा सलाइवा, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने स्टार्च की डाइजेशन बताया हुआ है। सेम वैसा ही कुछ होता है हमारे माउथ के अंदर भी, देखते हैं। We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract। हम अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं, कभी फास्ट फूड हो जाएगा, कभी नॉर्मल हो गया, कभी मीठा हो गया, कभी तीखा हो गया। कुछ फूड हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, जूस होता है, अलग अलग टाइप के हम फूड क्या करते हैं, खाते हैं। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड सेम टेक्सचर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी हम फूड खाते हैं वो सबसे पहले तो स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाने चाहिए और उनका टेक्सचर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में फूड को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास टीथ होते हैं, अलग अलग टाइप के अपने पढ़े होंगे, मोलर, प्री मोलर, ऐसे होते हैं। सिंस दिस लाइनिंग ऑफ द कैनल इज सॉफ्ट द फूड इज ऑल्सो वेटेड। अब फूड को पहले तो क्रश कर लिया, बाद में उसको वेट करना भी ज़रूरी है। मेक इट पासेज स्मूथ, ताकि उसका पासेज जो हो स्मूथ हो जाना चाहिए, ठीक है। When we eat something we like our mouth waters। जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे माउथ में कैसा वाटर जैसा आ जाता है। क्या होता है वो, दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट ए फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। वो वाटर नहीं है, वो एक फ्लूइड है जिसका नाम सलाइवा है। अब ये सलाइवा आता कहाँ से, बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहला ग्लैंड्स की बात कर रहा है वो सलाइवरी ग्लैंड्स है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा। Another aspect of the food we ingest is its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules। अब जो भी फूड है उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना जरूरी है। अब इसको कौन करेगा, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। अब उनको ब्रेक करने का काम है हमारा एंजाइम का। यहाँ पे जो फर्स्ट एंजाइम है, द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमिलेज। तो जो सलाइवा है उस सलाइवा में एक एंजाइम होता है, फर्स्ट टाइप का एंजाइम अभी हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सलाइवरी एमिलेज। डेट ब्रेक्स डाउन स्टार्च
विच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। तो वो सलाइवरी एमिलेज क्या करता है, जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट रहते हैं उस स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, किस में, सिंपल शुगर में। ठीक है, स्टार्च ब्रेक हो गया हमारा सिंपल शुगर में। अब द फूड इज मिक्स्ड थ्रोली विथ सलाइवा एंड मूव अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। ठीक है, तो इस तरह से फूड हमारा माउथ के अंदर मूव होते रहता है। अब इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन ए रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। अब फूड को क्या करना है, एक रेगुलेटेड मैनर में वो धीरे धीरे, जब भी आप खाना खाते होगे तो ऐसा आपको फील नहीं होता होगा, खाना खाते जा रहे हो अपने आप अंदर चले जाता है, इसोफेगस के अंदर पास होते चला जाता है। तो वही रेगुलेटेड मैनर की बात कर रहे हो। द लाइनिंग ऑफ कैनल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। अब इसोफेगस जो आप देख सकते हो ये कैसा रहता है, इसकी लाइनिंग कैसे मसल्स के रहते बने हुए हैं, और यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है फूड का। कॉन्ट्रैक्ट और रिदमिकली कहने मतलब क्या है कि फूड हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड के थ्रू वो फूड धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और ये जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जो फूड का मूवमेंट हो रहा है थ्रू द इसोफेगस, उस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये वर्ड याद रखना जरूरी है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। द स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स। अब स्टमक हमारा कैसा एक लार्ज ऑर्गन्स है, जब भी आप खाना खाते होगे तो क्या होता है, ये हमारा ऑर्गन जो है स्टमक है वो एक्सपेंड हो जाता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन द मिक्सिंग द फूड थ्रोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। अब यहाँ पे और भी डाइजेस्टिव जूसेस हमें स्टमक में देखने को मिलेंगे। क्या क्या है, द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी टाइप का ग्लैंड्स हमें पढ़ने को मिल रहा है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कहाँ प्रेजेंट रहता है ये, तो स्टमक में, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक में। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि वॉल ऑफ द स्टमक में प्रेजेंट रहता है। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी ये हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या क्या रिलीज कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहला, दूसरा अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। पेप्सिन सिक्रीट करेगा, पेप्सिन का काम है कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर ले, और तीसरा है म्यूकस। ठीक है, तो ये तीन तरह का इन्होंने बताया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। अब ये खाने को क्या कर देगा, एसिडिक मीडियम में चेंज कर देगा, विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, जिसके कारण हमारा पेप्सिन अच्छे से काम कर सके, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। इसीलिए खाने को पहले एसिडिक मीडियम में चेंज करना जरूरी है, जो HCl ने अपना काम कर दिया। आगे पूछा है व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड। एसिड और क्या काम कर सकता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है एसिड क्या, जैसे गलती से फूड में अगर जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, तो उनको ये किल भी करता है, तो ये फंक्शन याद रखना है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। अब हमारे स्टमक में अगर एसिड सीक्रेट हो जाए तो वो ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, इसलिए उस डैमेज को बचाने के लिए, हमारे ऑर्गन्स को बचाने के लिए पहले ही क्या होती है, म्यूकस वहाँ पे आ जाता है और म्यूकस प्रोटेक्ट करेगा, वो स्टमक को अंदर से एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। ठीक है, तो ये म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, जिसके कारण HCl सिर्फ फूड पे ही काम करेगा, हमारे स्टमक को कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला वी हैव ऑफन हर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड अबाउट। हाँ, तो कुछ ऐसा ही होता है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय ए स्फिंक्टर मसल्स। तो ये मसल्स का नाम याद रखना है कि अब स्टमक के बाद जब फूड स्टमक से कहाँ जाता है, किसके थ्रू जाता है, तो स्फिंक्टर मसल के थ्रू, विच रिलीजेज इट इन ए स्मॉल अमाउंट, धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट में निकलता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने में एक मसल है जिसका नाम है स्फिंक्टर मसल, उसका नाम याद रखना है। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द लॉन्गेस्ट of the alimentary canal which is fitted into a compact space because of extensive coiling। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है, बट उसका एक्सटेंसिव कॉइलिंग होता है, आपस में घूम के रहते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो। तो वही इसने बताया यहाँ पे। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट। अब अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग इसकी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, किस टाइप का फूड वो खाते हैं। जैसे हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है,
जो हर्बीवोरस होते हैं, जो घास खाते हैं, कह सकते हो जो ग्रास खाते हैं, उनका लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। क्यों? टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्ट, क्योंकि उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है, इसीलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द कौन से जो मीट खाते हैं। मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोरस जो होते हैं जैसे लायन हो गए, टाइगर्स हो गए, उनका शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है क्योंकि उनको मीट डाइजेस्ट करना है। तो यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन बताया है हर्बीवोरस और कार्निवोरस के स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन माना जाता है ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स का, ये 3 चीज़ों का। इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। अब यहाँ पे लीवर और पैनक्रियाज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये लोग एंजाइम सिक्रीट करते हैं इन तीनों को डाइजेस्ट करने में। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन। अब फूड तो स्टमक से जो आ रहा होगा वो तो एसिडिक होगा, तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले ही क्या करना होगा, उसको अल्कलाइन कर देना होगा। इसके लिए क्या होगा, फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाज क्या करेगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट करेगा टू एक्ट। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम का फंक्शन क्या हो गया, वो फूड को एसिडिक मीडियम से अल्कलाइन मीडियम में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है बाइल जूस। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, बाइल जूस कहाँ से आ रहा है, लीवर से आ रहा है, ठीक है। अकम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स, और ये बाइल जूस जो लीवर से आ रहा है वो फैट पे काम करना स्टार्ट कर देता है, उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा। फैट्स कैसे होते हैं, तो फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबुलस। जो फैट स्टार्टिंग में होते हैं वो बहुत बड़े बड़े ग्लोबुलस टाइप के रहते हैं, विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम, जिसके कारण उस पर एंजाइम्स काम नहीं कर पाते हैं। तो जो बाइल जूस है उसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो लीवर से बाइल जूस निकला उसमें बाइल सॉल्ट्स भी है, तो वो बाइल सॉल्ट्स क्या करता है, ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोबुलस। तो वो बाइल सॉल्ट्स पहले उस लार्ज ग्लोबुलस को स्मॉलर ग्लोबुलस में चेंज कर देता है, जिसके कारण एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन बढ़ जाती है, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। The pancreas secretes pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digest। अब यहाँ पे दिया है कि अब पैनक्रियाज क्या करेगा सिक्रीट, तो पैनक्रियाट सिक्रीट करेगा हमारा पैनक्रियाटिक जूस। अब ये क्या करेगा, विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन। अब इस पैनक्रियाज जो सिक्रीट कर रहा है पैनक्रियाटिक जूस, उस पैनक्रियाटिक जूस में पहला एंजाइम का नाम दिया है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम क्या है, फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स, ठीक है। और दूसरा होता है लाइपेज, ट्रिप्सिन के बाद दूसरा है हमारा लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स, तो इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक करेगा। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेनिंग ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसके वॉल्स में भी क्या, वो भी एक तरह का ग्लैंड ही है, तो उस ग्लैंड में भी क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, ठीक है। अब इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन। अब इंटेस्टाइनल जूस जो है हमारा, वो इंटेस्टाइनल जूस क्या क्या करने वाला है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर देगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कर देगा, एंड फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में चेंज कर देगा। तो ये इंटेस्टाइनल जूस का 3 फंक्शन इन्होंने दिया हुआ है जो आपको ध्यान में रखना है। तो अलग अलग ग्लैंड्स का अलग अलग फंक्शन है, सबको ध्यान में रखना है। इस पैराग्राफ में बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखो जितने भी अंडरलाइन किए सब इंपॉर्टेंट है, तो सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब जैसे प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, इनको एब्जॉर्ब करना जरूरी है, क्योंकि सेल को तो यही चाहिए ना, आपका खाना तो ही ना चाहिए कि आपने क्या खाया, वेज खाया नॉन वेज खाया, उससे कोई मतलब नहीं। उसके अंदर जो भी प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, आपके सेल को उससे मतलब है। तो वो कैसे एब्जॉर्ब होगा, वो इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। कैसे, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब इंटेस्टाइन में ऐसे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसके अंदर रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विली। विली किस चीज़ का बना रहता है, वो क्या करता है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। वही चीज़ है, विली है जो एब्जॉर्ब करेगा हमारे सारे मिनरल्स प्रोटीन्स को। द विली आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स के बने रहते हैं, विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी।
तो इसी का वो फंक्शन है। वो विल्ली सारा प्रोटीन्स मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, कहाँ से, तो इंटेस्टाइन से, और वो सारे बॉडी में जहाँ जहाँ हर जगह सेल में प्रोवाइड करेगा। वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज। तो ये जो भी मिनरल्स प्रोटीन्स है उनका यूज अलग अलग चीज़ों में होगा, एनर्जी ऑब्टेन करने में, नए नए टिश्यू बनाने में, या ओल्डर टिश्यू को रिपेयर करने में। तो ऐसा इसमें दिया हुआ है। अब द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अब बचा हुआ जो भी फूड है आपका वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन का काम है कि सारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना, सिर्फ ड्राई बच जाएगा। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। बाकी का सब एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर मसल्स। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेंटल कैरिज के बारे में बताइए, कैसे हमारा क्या दिया देख लेते हैं एक बार कि डेंटल कैरिज और टूथ डिके कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। जो टूथ डिके होता है वो क्यों होता है, तो इनेमल और डेंटाइन का सॉफ्टनिंग के कारण। इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिव ऑन शुगर्स प्रोड्यूसिंग एसिड। तो जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में रहते हैं वो शुगर्स पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, अगर कुछ आपने मीठा चीज़ खाया है तो, और वो एक एसिड प्रोड्यूस करेंगे जिसके कारण हमारा इनेमल क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। Masses of bacteria cells together with food particles stick to the teeth of form dental plaque। तो वो डेंटल प्लेग बना देंगे। जो भी फूड में बैक्टीरिया रहेगा, हमारे दांतों में कुछ फूड फंस जाते हैं तो वो फूड में बैक्टीरिया तो रहेगा ही, तो वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, डेंटल प्लेग बना देंगे दांतों के ऊपर, टीथ के ऊपर। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लेग कवर्स द टीथ। अब जो सलाइवा है वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा उन सब चीज़ों को, उस एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा न्यूट्रलाइज, क्योंकि उसके ऊपर से हमारा प्लेक जो है कवर बना चुका है, उस कवर के अंदर ही हमारा एसिड है, तो सलाइवा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। तो ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लेक। जब आप ब्रश करोगे तो प्लेक का लेयर हट जाएगा, तो फिर अब इजिली बैक्टीरिया को वहाँ से हटाया जा सकता है। इफ़ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में इन्वेड द पल्प कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन भी हो जाता है कभी कभी, तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताया। तो ये हमारा डाइजेशन का पूरा प्रोसेस था। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा रेस्पिरेशन कैसे होता है। टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ब्लो एयर थ्रू द लाइम वाटर। हमें मुंह से क्या करना है, ब्लो करना है एयर। तो हम मुंह से एयर ब्लो करेंगे तो वो एयर नहीं, वो CO2 रहेगा। आपको पता है हम जब भी सांस बाहर छोड़ते हैं वो सारा कुछ CO2 होता है, जो सांस अंदर लेते हैं वो एयर होता है। अब वो एयर पूरे लंग्स तक जाता है, और उस एयर में से सिर्फ जितना भी ऑक्सीजन का अमाउंट होगा वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। बाकी जो भी रेसिड्यूअल पार्ट है वहीं रह जाता है, और उस लंग्स में बाहर जो अंदर से CO2 है वो वहाँ आके फिर टोटली बाहर निकल जाता है। तो मैक्सिमम अमाउंट जो रहेगा वो CO2 ही रहेगा जब बाहर एयर निकल रहा है। तो वही जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिया है। एक नॉर्मली पिचकारी से वो एयर को लाइम वाटर में डाल रहा है, और एक ब्लो कर रहा है। जब ब्लो पिचकारी से डालेगा तो इसमें CO2 का जो अमाउंट होगा जाहिर सी बात है कम होगा, लेकिन जब ब्लो करोगे तो उस केस में आपका CO2 का अमाउंट ज़्यादा रहेगा। तो लाइम वाटर जो है वो टर्न्स हो जाता है मिल्की में कब, जब CO2 आप पास करते हो। ये केमिस्ट्री के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा है वो सब लेक्चर्स तो जाके आप देख लेना इस लेक्चर के बाद। तो यही इस एक्टिविटी में ये बताना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेक्शन। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। जो भी हम फूड लेते हैं वो सेल्स को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से अपना एनर्जी यूज करते हैं। कैसे, सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को यूज करते हैं ताकि उनका ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाए कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। सम अदर यूज अदर पाथवेज डैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ऑक्सीजन की मतलब नहीं है, ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं। इन ऑल केसेज द फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। लेकिन जो पहला स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है, वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ही होता है। और 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू द 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो सबसे पहले किस में ब्रेक होगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, कॉल्ड पाइरुवेट। उसको कहते हैं पाइरुवेट। मतलब जो आपका ग्लूकोज है वो पहले ब्रेक होगा, तो वो ब्रेक हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा पाइरुवेट। उसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल कहा जाता है।
दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, और ये काम कहाँ होता है, ये फंक्शन कहाँ पर होता है, ये तो साइटोप्लाज्म में होता है। मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरोवेट में साइटोप्लाज्म में होता है। फर्दर द पायरोवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो आपका पायरोवेट है वो इथेनॉल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, और ये ईस्ट में ऐसा हमें देखने को मिलता है कि हमारा पायरोवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ईस्ट करता है ये। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और ये प्रोसेस कब हो रहा है, एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन कह सकते हो, इसीलिए ऐसे रेस्पिरेशन को हम कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब पायरोवेट का ब्रेक डाउन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो रहा है तो वो कहाँ पे होगा, तो वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, दिस process breaks up 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecule of carbon dioxide। अब ये पायरोवेट जो है हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर होगा, दूसरा प्रोडक्ट हमारा वाटर होगा। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन कर सकते हो, और ये जो भी काम हो रहा है वो किसके प्रेजेंट में हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो रहा है, इसीलिए ऐसे रेस्पिरेशन को हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में नहीं होता है वो एनएरोबिक है। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक प्रोसेस इज ए लॉट ग्रेटर देन द एनएरोबिक प्रोसेस। अब यहाँ पे एनर्जी की अगर कंपेयर किया जाए तो ऑक्सीजन वाले में यानी कि एरोबिक प्रोसेस में एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है एनएरोबिक से। समटाइम्स व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जैसे हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ने के टाइम में क्या होगा, मसल्स के सारे एनर्जी यूज हो रहे हैं दौड़ने के टाइम में, वो सारा ऑक्सीजन को ही यूज करेगा तभी हम दौड़ पा रहे हैं। तो कभी कभी होता है कि हम फिर भी और ज़्यादा दौड़ गए, जैसे हमारे पीछे अगर लायन लग जाए, टाइगर दौड़ा दे हमें, तो क्या होगा, हम भागते चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं, मरना थोड़ी ना है। तो उस केस में क्या होगा, हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, फिर वो मसल्स क्या करेगा, एरोबिक से एनएरोबिक रेस्पिरेशन करना चालू कर देगा, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन बचा ही नहीं है। मतलब वो पायरोवेट को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। कैसे, हियर द पायरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो हमारा जो पायरोवेट है, जो पहले CO2 में और वाटर में ब्रेक हो रहा था इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब उस मसल्स में ऑक्सीजन बचा नहीं है पर पायरोवेट तो है, तो उस पायरोवेट का ब्रेक डाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होगा, तो लैक्टिक एसिड में हो जाएगा, विच इज ऑल्सो ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये भी 3 कार्बन ही मॉलिक्यूल है। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल सेल, जिसके कारण हमारे मसल सेल में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होने जाएगा, लैक्टिक एसिड आ जाएगा। लैक्टिक एसिड आ जाने के कारण हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाता है और हम अचानक से गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे एरो में भी देखो कुछ ऐसा ही दिया है। ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझना है कि सबसे पहले ग्लूकोज था हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल C6H12O6 होता है, ठीक है। उसका ब्रेकडाउन कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिजम्स के पास सेल होता है, सेल में साइटोप्लाज्म होगा, तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। वो साइटोप्लाज्म में ब्रेक होकर क्या बन जाएगा, पायरोवेट बन जाएगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है, प्लस थोड़ी बहुत एनर्जी बनेगी। अब ये पायरोवेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा अलग अलग तरीके से, जैसे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो पायरोवेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ईस्ट का हमने देखा था एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, वहाँ पे ईस्ट हमारी एनर्जी कैसे यूज करेगा, तो इथेनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी उसको मिलेगा, ठीक है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल। ये सब कुछ लिखना जरूरी है। दूसरा जो हमारा मसल्स वाला केस था, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हम दौड़ते चले गए हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया मसल सेल में, तो यहाँ पे वो लैक्टिक एसिड बना देगा, तब थोड़ा बहुत एनर्जी हमें मिलेगा। यही लैक्टिक एसिड के कारण हमें क्रैम्प पड़ जाता है। और तीसरा है कि जब हम नॉर्मली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ब्रेकडाउन, तो वो क्या करेगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा और लॉट ऑफ एनर्जी देता है, ठीक है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज ए मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी जो बन रहा है, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, मॉलिक्यूल कह सकते हो ATP में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में, विच इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। ये एक तरह का फ्यूल हो गया और वो हर अलग अलग सेल को, अलग अलग ऑर्गेन्स को
एनर्जी प्रोवाइड करेगा उससे काम करने के लिए। इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। और धीरे धीरे वही एटीपी क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ब्रेक डाउन होकर क्या देगा, एनर्जी देगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल, जिसके कारण हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन इनसाइड द बॉडी चलते रहता है। ठीक है, अब एटीपी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया इन्होंने क्या कि एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। ठीक है, याद रखना है एनर्जी करेंसी सेल कहलाता है द सेलुलर प्रोसेस। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी मॉलिक्यूल। तो ये एडीपी से एटीपी बनता है। एडीपी का उन्होंने ज़्यादा नीचे बस थोड़ा सा दिया है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी प्लस फॉस्फेट बन जाएगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वही एटीपी बन जाता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू डिराइव द रिएक्शन। When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to, तो वो जब ATP ब्रेक होगा तो हमें कितना एनर्जी प्रोवाइड करके देगा, 30.5 किलो जूल पर मोल हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे थिंग्स ऑफ हाउ ए बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेनी डिफरेंट, बैटरी क्या होता है, बहुत अलग अलग काम के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट कैन बी यूज टू ऑपरेट मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जिस तरह से एक अकेला बैटरी हमें अलग अलग टाइप की एनर्जी देता है, उसी तरह हमारा ये एटीपी भी अलग अलग टाइप का एनर्जी देगा, अलग अलग सेल को देगा, ऑर्गन्स को देगा, टिश्यू को देगा। सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज इन द सेल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, प्रोटीन सिंथेसाइज, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्स, ऐसे अलग अलग फंक्शंस के लिए एटीपी यूज होता है। ठीक है, अब सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक organisms need to ensure that there is a sufficient intake of oxygen। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है मतलब वो सब किस पे डिपेंड होगा, सिर्फ ऑक्सीजन पे डिपेंड होगा। तो एरोबिक जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको ये इंश्योर करना होगा कि उनके पास सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन हो। ठीक है, जैसे हम लोग हैं तो हमें जो भी एटमॉस्फेयर में रहेंगे वहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा and the large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with air। ठीक है, तो स्टोमेटा कैसा होता है, उनका भी गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही होता है, तो उनके सारे जो सेल हैं वो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में रहे ताकि इजली वो गैसेस का एक्सचेंज हो सके उनमें। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन एयर। अब प्लांट में क्या डिफ्यूजन होता है, कौन से गैसेस का, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन वापस एटमॉस्फेयर में दे देते हैं। कब, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये चीज़ आपको पता है। They can go into cells or away from them out into the air। The direction of diffusion depends upon the environmental condition। अब direction of diffusion किस पे डिपेंड करेगा, environmental condition पे, and the requirements of the plant। प्लांट को क्या ज़रूरत है, मतलब कब ज़रूरत है। जैसे at night when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on। तो रात के टाइम में CO2 प्लांट भी निकालना स्टार्ट कर देता है, अगर उसने दिन के टाइम में ज़्यादा CO2 ले लिया है तो वो ये बोलना चाहता है, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस तो होती नहीं है। ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस, हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। अब दिन के टाइम में वो CO2 रिलीज नहीं करेगा क्योंकि उसको CO2 चाहिए, उसको फोटोसिंथेसिस करना है, तो दिन के टाइम में ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज करेगा वो प्लांट हमारा। एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। टेरिस्टेरियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, जो बाहर रहते हैं, ठीक है, बट एनिमल्स लिव इन वाटर, जो वाटर में रहते हैं उनको तो भाई ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है वही उनको मिलेगा। ठीक है, तो अब कैसे लेते हैं एक्वेटिक एनिमल्स अपना ऑक्सीजन कैसे लेते हैं वो ज़रा देखा जाए पहले। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air। अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रहता है बट वाटर में कम रहता है डिजॉल्व। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच, इसीलिए क्या होता है कि उनका जो ब्रीदिंग होता है वो फास्टर होता है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं वाटर वाले एनिमल्स। देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स। अब फिश क्या करते हैं, सारा वाटर अपने मुंह में लेते हैं और उसको गिल्स से पास करा देते हैं। अब उनके गिल्स में क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ होगी जो वाटर का
ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में भी यही होगा, उनका जो ऑर्गन्स होना चाहिए, अब एनिमल के हिसाब से उनका ऑर्गन्स उतना बड़ा होना चाहिए। जैसे वो लंग्स की बात कर रहा है, छोटे एनिमल्स में लंग्स छोटा होगा, बड़े एनिमल्स में लंग्स बड़ा होगा। Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is very fine and delicate. अब जो हमारा लंग्स है कह सकते हो, उसी में सारा एक्सचेंज हो रहा है गैसेस के, तो ये कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, फाइन होगा, डेलिकेट होगा। तो इसीलिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, इसको प्रोटेक्ट भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे। तो इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, इसलिए बॉडी के सरफेस पे नहीं होकर बॉडी के अंदर होता है लंग्स हमारा, ठीक है। सो देयर हैव टू बी पासेज। अब वो बॉडी के अंदर है तो डायरेक्ट तो वहाँ तक ऑक्सीजन या एयर नहीं पहुँचेगा, उसके लिए पासेज चाहिए, कोई पाइप चाहिए, कहने का मतलब है that will take air to this area, air वहाँ तक पहुँच सके लंग्स तक। In addition there is a mechanism for moving the air in and out of this area where oxygen is absorbed। क्या दिया है, तो ह्यूमंस की बात कर रहा है। एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। तो जो एयर है वो लंग्स तक कैसे पहुँचेगा, तो पहला स्टेप है थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाई फाइन हेयर्स एंड लाइन द पासेज, ठीक है। डेट लाइन द पासेज मतलब हमारे नोजेज में, नोस्ट्रिल्स में क्या होते हैं, फाइन हेयर्स रहते हैं जो छोटे बहुत पार्टिकल्स को क्या करें, वहीं पर रोक दें। द पासेज इज ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस, उसमें म्यूकस भी होता है ताकि और भी छोटे पार्टिकल्स को वो वहीं पे पकड़ ले, चिपका दें। फ्रॉम एयर द एयर पासेज थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। रिंग्स ऑफ लंग्स पे जाता है वहाँ से। इसके पहले क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। वॉइस बॉक्स के आसपास हमारा कैसा होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। क्या करता है, इसका काम क्या है रिंग ऑफ कार्टिलेज का, दिस इंश्योर दैट एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स। तो जो एयर हो वो कोलैप्स ना हो जाए, इसीलिए रिंग ऑफ कार्टिलेज उस स्ट्रक्चर का रहता है। आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऐसे गोल 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 दिया है ना, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। देखते हैं इसमें कैसे काम कर रहा है। Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate into balloon-like structure। अब जैसे वो rings of cartilage के बाद क्या होता है, लंग्स दोनों साइड में होता है तो आधा आधा डिवाइड हो जाता है और धीरे 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 लास्ट कहाँ जाके रुकता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर में हमारा एयर जाके रुक जाता है, विच आर कॉल्ड एल्वोलाई, यानी कि एल्वोलाई में रुक जाता है सारा एयर। अब वहाँ पे क्या होगा, द एल्वोलाई प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक्स प्लेस। अब एल्वोलाई में ही हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। द वॉल्स ऑफ द एल्वोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। उसमें कैसे बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहते हैं। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स, व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राग्राम, ये तो आपको पता ही है। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज ए रिजल्ट। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारा चेस्ट एक्सपेंड हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वोलाई। तो वो क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारा एल्वोलाई जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है वो एक्सपेंड होने के कारण हमारा ऐसा चेस्ट हमें एक्सपेंड होते हुए फील होता है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब जो ब्लड का काम है कि जो पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ CO2 है, जो सेल हमारा CO2 बना के छोड़ दे रहा है, वो सारा CO2 ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड में मिक्स होकर वो सीधा एल्वोलाई तक पहुँच जाता है और वो उस बलून में सारा CO2 डाल देता है और वहाँ पे जो भी ऑक्सीजन है उसको वापस लेकर सारे सेल तक पहुँचा देता है। रिलीज वही दिया है, द ऑक्सीजन इन द एल्वोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वोलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो वहाँ से फिर ऑक्सीजन लेके चला जाता है। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। अब वो जो एल्वोलाई में क्या होता है कि 100% ऑक्सीजन वापस नहीं लेके चला जाता है, कुछ परसेंटेज छोड़ के चला जाता है। क्योंकि कभी ऐसे अचानक किसी का नाक बंद हो जाए या पानी में आप डूब जाते हो तो क्या होता है, विद इन ए सेकेंड थोड़ी ना मर जाते हो, नाक बंद करते ही थोड़ी ना कोई मर जाता है। क्यों नहीं मरता है, क्योंकि उसके लंग्स में थोड़ा अभी ऑक्सीजन उसने बचा के रखा था। तो जितना ऑक्सीजन उसने बचाया है उतना देर तक आप जिंदा रहोगे। तो वही यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। तो वो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्जॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। When the body size of animal is large, अगर बहुत बड़ा हो जाए जैसे एलिफेंट हो जाए, वेल्स हो जाए, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body, या ह्यूमन बींग्स हो जाए तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन की डिलीवरी इतनी आसान नहीं होती है कि वो हर बॉडी के पार्ट्स तक पहुंच सके।
मतलब वो लंग्स से टो तक पहुंच जाए, इतना आसान नहीं होता है। उसको पहुंचाने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई ना कोई एजेंट होना चाहिए। Instead, respiratory pigments take up oxygen from the air in the lungs and carry it to tissue which are deficient in oxygen before releasing। मतलब हमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट चाहिए जो ऑक्सीजन को क्या करे, पूरे बॉडी तक पहुंचा सके। इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये नाम याद रखना हेमोग्लोबिन का, कि ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है उसका नाम है हेमोग्लोबिन, और ये क्या होता है, जे वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स, और ये कहाँ होता है, ये हेमोग्लोबिन आरबीसी में होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मोर सॉल्युबल इन वाटर है देन ऑक्सीजन इज एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन ब्लड। अब CO2 को लंग्स तक आने के लिए कोई ऐसा एजेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, वो ईजिली ब्लड में मिक्स हो सकता है, इसलिए वो ब्लड के थ्रू ही आ जाता है। लेकिन हाँ, ऑक्सीजन को जाने के लिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाने के लिए कोई ना कोई एजेंट चाहिए, कोई ना कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट चाहिए, यानी कि हेमोग्लोबिन चाहिए, और वो आरबीसी में होता है तो वो उसके थ्रू जाता है। ठीक है, यही चीज़ दिया था इस टॉपिक में। ठीक है, इसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन और ये पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, चलो बाय।